हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है ना। क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश का एक विशेषता होता है कि वहाँ पर संविधान पाया जाता है। हालांकि एक ऐसा कंट्री भी है जहाँ पे संविधान नहीं है। आप लोग कमेंट करके उसका आंसर जरूर देंगे कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ संविधान लिखित रूप में नहीं है। ठीक है। और भारत में लिखित रूप में संविधान उपस्थित है। अब यहाँ पे हम लोग संविधान क्यों और कैसे का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि संविधान आखिरकार होता क्या है, संविधान किस लिए बनाया जाता है, और संविधान जो है वो सरकार को किस तरह से नियंत्रित करती है, और जो जनता का जो एक तरह से बोल सकते हैं उम्मीद है, ठीक है, उसको किस तरह से पूरा करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से। क्या देखते हैं कि यह पुस्तक जो है वो संविधान की कार्य प्रणाली पर लिखी गई है। इसका मतलब क्या हो गया कि संविधान का कार्य क्या है और किस तरह से तय होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान। यहाँ पे बोल रहा है कि संविधान का कार्य प्रणाली को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, उसका बहुत सारा डायमेंशन जो होता है उसको पढ़ेंगे, और किस तरह से हम हमारा देश का जो सरकार है और वहां पे इस देश में और सब जो संस्था है उस सब में किस तरह से आपसी संबंध होता है, उसके बारे में ज्ञान हम लोग अर्जित करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इससे पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। इससे पहले कि हम लोग चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, इससे पहले जरूरी क्या है कि हम लोग सरकार का पूरा ढांचा और सरकार का कौन कौन सा संस्था है जो सरकार को नियंत्रित करता है, उसका सिद्धांत का उत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के संविधान से किस प्रकार से इसकी जो उत्पत्ति हुई है। इस अध्याय में हम लोग को किन बातों का ज्ञान होगा, तो हम लोगों को ज्ञात होगा कि संविधान किसे कहते हैं। फिर क्या ज्ञात होगा, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। तो ये 4 क्वेश्चन जो है वो हम लोग को यहाँ पे अपने आप से पूछना है इस चैप्टर को पढ़ते वक्त। और इन सब चीजों को हम लोग को क्या करना है, जानना है इस चैप्टर में कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, और समाज में शक्ति का बंटवारा जो संविधान है वो कैसे करता है, और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। मतलब कि क्या आवश्यकता है, संविधान ना हो तो उससे क्या होता है, और होगा तो इससे क्या होगा। आखिरकार कोई चीज है दुनिया में तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो दिखना चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट करेगी। अगर उसका प्रॉफिट हम लोग को नहीं दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डस्टबिन में फेंक देंगे। हालांकि संविधान को अगर हम लोग देखें तो संविधान क्या है, संविधान एक दस्तावेज है। संविधान को अगर बोले तो क्या है, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। तो अगर डॉक्यूमेंट अगर हम लोग का काम का नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डस्टबिन में फेंक देंगे। लेकिन संविधान, भारत का संविधान विशेष तौर पे एक ऐसा दस्तावेज है जो क्या करता है, हमारा सरकार का भूमिका को तय करता है, और नागरिकों का जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में सरकार का भूमिका सुनिश्चित करता है। ठीक है। तो संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। उन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। अब सोचते होंगे कि संविधान क्या है, क्या कार्य है, समाज के लिए क्या भूमिका है इसका, फिर दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। तो ये सब जब क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप को या जब सोचते हैं तो एक तरह से माइंड में बहुत तरह से टेंशन हो जाता है, सोचते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन जितना हम लोग सोचते हैं उतना ज्यादा टफ है नहीं, ये क्या है, इजी है। कैसे इजी है आइए देखते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं कि किस तरह से संविधान जो है तालमेल बढ़ाता है और किस तरह से भरोसा दिलाता है। तो सबसे पहले बोल रहा है क्या कि कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। आपको क्या कल्पना करना है कि आप एक बहुत बड़े कम्युनिटी के क्या है, मेंबर है। या भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं, और या भी कल्पना करना, आपको इमेजिनेशन करना है कि आप उस समूह जो है, आप जिस समूह के हैं उसका कुछ विशेषता है। ठीक है। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न है। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो समूह का सदस्य है वो एक दूसरे से क्या है, अलग है। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं, उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यता है, अलग अलग शौक है, और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग। ठीक है। उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है। जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इज्जत होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या उसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए। क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे। तो क्या बोल रहे हैं, इसको एक बार ब्रीफ में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला कि मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े समूह का सदस्य है, मेंबर है। अब जब उस समूह का आप मेंबर हैं तो आपको ये भी सोचना है कि वो समूह जो है उसका कुछ विशेषता है। और यहाँ पे ये सोचना है कि वो जो समूह बना है, वो जो इस समूह में आप रहते हैं, उस समूह के लोग एक दूसरे से बहुत प्रकार से अलग अलग। कैसे अलग अलग है, तो हो सकता है कोई हिंदू धर्म को मानता हो, कोई मुस्लिम को, कोई ईसाई को, कोई सिख को, कोई जैन को, कोई फारसी को। मतलब धर्म अलग अलग है। अच्छा, अलग होने का पैमाना सिर्फ धर्म में नहीं है, जाति भी है, अलग अलग व्यवसाय भी है, अलग अलग लोगों के शौक हैं। कोई किताब पढ़ना पसंद करता है, कोई सिनेमा देखना पसंद करता है, कोई सोना पसंद करता है। कोई बहुत ज्यादा धनी है तो कोई बहुत ज्यादा गरीब है, और कोई जो है वो मिडिल क्लास। कुछ लोग बूढ़ा है, कुछ जवान है। ठीक है। तो इतने सारे क्या है, अंतर, डिफरेंसेस। तो कल्पना कीजिए कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद होगा कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा समूह है जहाँ पे हर लोग एक दूसरे से अलग हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ विवाद तो निकल के आएगा। क्या क्या विवाद निकल के आएगा, इसका एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति को कितना संपत्ति रखने का इजाजत होना चाहिए। क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है? या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है कि जितन जो बच्चा है उसको स्कूल भेजना जरूरी है, या उसके मम्मी पापा को उसका निर्णय लेना देना चाहिए। क्या सरकार को उस पर जोर डालना चाहिए। क्या समूह को अपना सुरक्षा पर खर्च करना चाहिए, और खर्च करना चाहिए तो कितना खर्च करना चाहिए। अब खर्च करने के जगह पर क्या उस पैसे का पार्क नहीं बनवाना चाहिए, ताकि लोग वहां पे घूम सके, टहल सके, वहां पे बच्चे खेल सके, है ना। तो बहुत बहुत तरह के आंसर हैं। लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। लेकिन इतने सारे अंतर के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित। सदस्य क्या है, एक दूसरे पर आश्रित। उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है, एक दूसरे का सहयोग भी चाहिए। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या, देखिए यहाँ पे एक वर्ड बोला है, क्या बोला है कि सदस्य जो है वो अनेक एक दूसरे, अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित। सोचिए अब जरा किस तरह से आश्रित। मान लीजिए धनी व्यक्ति है तो वो क्या निर्धन व्यक्ति पर आश्रित है या नहीं है। क्या निर्धन व्यक्ति जो है वो धनी व्यक्ति पर आश्रित है या नहीं है। ठीक है। और इन सब से सरकार का क्या लेना देना, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप समझिए कि धनी जो है वो क्या करता है, पैसा कमाता है, पैसा उसके पास। तो सोचिए ये पैसा कहाँ से आया हो।
वो किसी को अपना सर्विस या कोई वस्तु बेचा होगा तभी तो पैसा आया होगा। अच्छा, ये सर्विस या वस्तु किसको बेचा हुआ, जिनके पास ये सर्विस या वस्तु नहीं होगा, अर्थात बोल सकते हैं कि इससे निर्धन लोग, है ना। और निर्धन लोग में भी एक कैटेगरी है किसान लोग का, क्योंकि किसान का जो कंडीशन है वो भारत में इतना अच्छा है नहीं। तो किसान लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और खेती बाड़ी करके क्या करते हैं, खेती बाड़ी करके फसल उगाते हैं, और फसल को कहाँ देते हैं, धनी लोग के पास। तब न जा करके धनी लोग पिज्जा बर्गर मोमोज खा पाते हैं। ठीक है। तो धनी लोग के पास पैसा है, निर्धन लोग के पास फसल है, और फसल धनी लोग को मिला तो धनी लोग पैसा दिया। एक तरीका ये। अब निर्धन लोगों को कुछ वस्तु चाहिए, जैसे मोबाइल इंटरनेट चाहिए, तो वो मुकेश अंबानी के पास गया, उसको वो पैसा देगा तब जाकर तो उसको मोबाइल और इंटरनेट मिलेगा। अब फिर यहाँ सरकार का क्या रोल है। अब सरकार का रोल ये है कि ये धनी जो है वो पैसा कमाएगा तो सरकार क्या करेगा, इस पर टैक्स लेगा पैसा कमाने पर। और ये जब टैक्स लेगा सरकार, तो क्या करेगा, जो पैसा आया है इसका यूज वो निर्धन लोग का भलाई के लिए करेगा ना, निर्धन लोग को भलाई के लिए करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक दूसरे पर लोग क्या होते हैं, आश्रित। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, देखते हैं कि इस समूह को शांति पूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है इस बच्चे का, क्या है क्वेश्चन, यह समूह तो बहुत कुछ हमारे गांव के जैसा है। यह समूह जो बना है, जिसके बारे में आप सोचे हैं, यह समूह तो बहुत कुछ गांव के जैसा, हम लोग का गांव के जैसा है, जहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख ईसाई भी रहते हैं, जहाँ पे गरीब अमीर भी रहते हैं, जहाँ बच्चे बूढ़े भी रहते हैं। तो कुछ इसी तरह से, और हर एक मैटर पे क्या होता है, एक दूसरे से अपना राय हम लोग का अलग होता है। इस लड़की का क्या कहना है, ये लड़की का कहना, हाँ या तो हमारी कॉलोनी जैसा ही है। क्या आपके गांव शहर या कॉलोनी में भी ऐसे समूह है, तो बिल्कुल है। ऐसे समूह है सब जगह है। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाए। देखिए, इतना सारा भिन्नता है। ठीक है। लेकिन इन भिन्नताओं के बावजूद भी ये समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं। किस तरह से रह सकते हैं, तो उनमें से कुछ नियम लोग बनाएंगे और उन पर एक दूसरे से सहमत हो जाएंगे, तो एक साथ रह सकते हैं। जैसे बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, ये नियम हो सकता है। फिर गांव का साफ सफाई हो या ना हो, ये भी एक नियम हो सकता है। तो बहुत सारा एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे बुनियादी नियम के बारे में हम लोग को एक दूसरे से सहमत होने। इस समय को ऐसे नियम फिर चाहिए, साथ रहना है तो नियम तो बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या हो। अब आप इमेजिनेशन करिए कि अगर ऐसा बुनियादी नियम नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये सबसे पहले तो ये होगा कि अगर बुनियादी नियम नहीं है तो लोग अपने मन मर्जी से करेंगे, और मन मर्जी से करेंगे तो कोई बच्चा पढ़ रहा है कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आगे जाकर के होगा। कोई बहुत अमीर हो जाएगा, बहुत कोई गरीब हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। डेली झगड़ा होगा, गरीब और अमीर में, बड़ा और बूढ़ा और बच्चा में, है ना। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा। प्रत्येक सदस्य जो है वो अपने को क्या महसूस करेगा, असुरक्षित। क्यों महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज पर अधिक। अब इतना सारा डिफरेंस है, ठीक है, लोगों के बीच में, और कोई तरह का नियम नहीं है, कोई तरह का रूल नहीं है, तो क्या लोगों को लगेगा कि किसी पर विश्वास है, बिलीफ होगा किसी पर, नहीं होगा। किसी पर बिलीफ नहीं होगा, किसी को ये भी पता नहीं होगा कि किसका किस चीज का अधिकार है, वो खेत किसका है, वो घर किसका है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो कुछ पता नहीं चलेगा तो हो सकता है लड़ाई भी हो जाए। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होता है। तो कोई भी समूह हो उसको सार्वजनिक रूप से क्या होगा, जो मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियम का आवश्यकता होगा, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, तभी, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। मतलब बोल रहा है कि ये नियम जो अगर बुनियादी नियम बनता है तो ये सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको लागू भी करना चाहिए। जैसे अगर सरकार बोलती है
कि जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार अगर हम लोग बोलते हैं, जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ पानी का अधिकार आता है, स्वच्छ वातावरण का अधिकार आता है, भोजन का अधिकार आता है ना। तो ये सिर्फ पता रहना जरूरी नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए, इसके बारे में जो पता है वो हुबहू लागू भी होना चाहिए। तभी तो एक बिलीफ बनेगा लोगों के बीच में, तभी तो वो लोग एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, है ना। यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। बोल रहा है कि कोई नागरिक को यह विश्वास नहीं है कि दूसरा आदमी इसको पालन करेगा कि नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, वो भी उसको लागू करने, उसको पालन करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता उसको, ठीक है। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो नियम अगर, लेकिन अगर कहा जाए कि अगर तुम बाबू की नियम अगर तुम लोग फॉलो नहीं करेगा तो तुम लोगों को न्यायालय में लाया जाएगा। सिंपल सी बात है, आप लोग ऐसे सोचिए कि दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के बीच में डिसिमिलरिटी या डिफरेंसेस है, और दोनों के लिए कोई बुनियादी नियम बनाना है जिसको ए भी फॉलो करे और बी भी फॉलो करे। तो अगर दोनों में वाद विवाद हो जाए तो एक सिस्टम तो होना चाहिए कि कहा जाए कि चलो प्रिंसिपल के पास इस इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए, प्रिंसिपल के पास या टीचर के पास। तभी तो लोग एक दूसरे का भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। और अगर कोई नियम को फॉलो नहीं करता है तो उसको टीचर या प्रिंसिपल के द्वारा दंड भी दिया जाएगा, है ना। तो संविधान का पहला काम क्या है, तो यहाँ निकल के आता है कि यह जो है वो बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो बुनियादी नियम तैयार करना है इसका पहला काम, और बुनियादी नियम का संग्रह उपलब्ध कराए जिससे क्या हो कि समूह का जो सदस्य है उसके बीच में एक न्यूनतम समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो, मिनिमम, और एक दूसरे पर क्या हो, विश्वास बना रहे, भरोसा बना रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो संविधान का क्या है, तो निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं क्या होता है समझते हैं। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन है। तो यहाँ से एक डिफिनेशन हम लोग को पता चल गया कि संविधान क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि संविधान जो है ऐसा बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या है, बुनियादी सिद्धांतों का समूह है ठीक है, लेकिन ये बुनियादी सिद्धांत या बुनियादी नियम क्या है, और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना दी, है ना। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा। तो ठीक है कि नियम बनेगा, लेकिन सबसे पहले क्या तय करना हो कि नियम बनेगा जरूर, लेकिन बनाएगा कौन, जनता बनाएगी या जनता के द्वारा चुने हुए लोग बनाएंगे, इसका जवाब हम लोग को ढूंढना है। आपको का नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग खा नियम बनाना चाहते हैं। फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन है? तो कैसे तय करेंगे कि कौन सा नियम हम पर लागू हो और हम पर शासन किया जाए। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सिखाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ है। मान लो कि एक व्यक्ति का है और दूसरा व्यक्ति खा है, ठीक है। एक व्यक्ति का है, दूसरा व्यक्ति खा है। ये बोलता है नहीं, हम लोग को पानी जो है वो चापा नल से पीना चाहिए, है ना। और एक बोलता है नहीं, हम लोग को पानी जो है वो कुआं से पीना, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे का नियम बना रहा है। ये बोल रहा है कि चापाकल से पानी पीना चाहिए, चापानल से, और ये बोल रहा है कुआं से पीना चाहिए। अब क्या हो जाएगा कि गांव वालों को ये पूरा, जैसे यहाँ पे दो लोग हैं और दोनों लोगों का अपना अपना विचार है, और दोनों का विचार जो है वो एक दूसरे के लिए नियम बनाना चाहता है। तो बोलेगा नहीं तुम चापानल से पानी पियो, ये बोलेगा नहीं तुम कुआं से पानी पियो, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तरह से लड़ाई हो जाएगा। तो सबसे
हो सकता है कि जब लड़ा हो जाए, मतलब कि अगर एक का नियम को लागू कर दिए, का वाला नियम खा के ऊपर लागू कर दिए तो खा वाला गुस्सा, खा वाला का नियम का पे लागू कर दिए तो का वाला गुस्सा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा कि का को भी परेशानी ना हो, खा को भी परेशानी नहीं हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई पानी ही तो पीना है, चापानल से पियो या कुआं से, भले चापानल से पियो या कुआं से, लेकिन पानी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध पानी पिएगा तो तुम भी तंदुरुस्त, वो भी तंदुरुस्त। तो पानी पियो चापानल से भी और कुआं से भी, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, साइंटिफिक दिक्कत भी नहीं। ठीक है। अब जो है वो इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए, अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना चाहिए, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। मतलब कि हम लोग के पास एक टास्क आया कि हम लोग को नियम बनाना, बुनियादी नियम बनाना। ठीक है। अब बुनियादी नियम बनाना है तो उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस नियम को बनाने से पहले हम लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि कौन है जो वो उस नियम को बनाएगा। क्योंकि अगर सब कोई अपना अपना नियम लाएगा तो पता चला कि कोई नियम नहीं होगा, आपस में लड़ करके मर जाए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बहुत कम लोगों को चुनना पड़ेगा, बुद्धिजीवी लोगों को, और वो लोग क्या करेंगे, नियम बनाएंगे हम लोग का समर्थन लेकर के, और वही नियम को वो लोग क्या करेंगे, लागू करेंगे। संविधान ही इस प्रश्न का उत्तर भी देता है, तो संविधान इसका उत्तर बखूबी देता है। ठीक है, कि नियम बनेगा लेकिन उन नियम को बनाएगा कौन, इसका आंसर संविधान के पास। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा, कौन तय करता है, संविधान। कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। तो बहुत सारा इसका आंसर दिया जा सकता है। जैसे राजतंत्र में हम लोग देखते हैं तो कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ, मतलब पुराना सोवियत संघ मतलब पुराना रूस संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया। मतलब पुराना रूस में कोई भी निर्णय करना था तो एक पार्टी को दिया गया था। चीन में भी कुछ उसी तरह का कंडीशन है। नॉर्थ कोरिया में अगर देखा जाता है, वहाँ कॉम जुंग उन का एक आदमी का शासन है, तानाशाह का शासन है। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। तो कौन लेता है लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय, जनता। कुछ भी पूछा जाए कि ये काम कौन करता है, तो जनता। क्योंकि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, जनता। जनता ही संविधान की शक्ति का स्रोत है। अगर जनता मानने से इनकार कर देगी तो संविधान खत्म, अगर जनता मान रही है तो संविधान है। ठीक है। तो निर्णय कौन लेता है, मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन क्या ये जनता, जनता 100% उस नियम को बनाती है, 100% जनता उस नियम को बनाती है, नहीं। कुछ संतुष्ट होते हैं, कुछ असंतुष्ट होते हैं। तो निर्णय जिसके पक्ष में ज्यादा जाता है, वोट जिसके पक्ष में ज्यादा जाता है, वो क्या होता है, कानून बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुसंख्यक के द्वारा जो बनाया गया कानून होता है, वो अल्पसंख्यकों के लिए क्या होता है, कभी कभी नुकसानकारक हो जाता है। इसके कारण गृह युद्ध जैसी समस्या भी आ जाती है ना। तो इसको भी ध्यान देना पड़ेगा कि किसी का अहित ना हो, भला करना है ना, अहित नहीं करना है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तभी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। तो लोग मान लेते हैं कि जनता लेता है, जनता निर्णय कैसे लेता है, कौन सा प्रोसेस है जनता का निर्णय लेने। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए, सबको सहमत होना चाहिए क्या। प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए। प्राचीन यूनान का एक पद्धति था जिसमें कोई भी मुद्दा पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए। क्या ये आसान काम है कि हर एक मुद्दा पर सभी लोगों का वोट लिया जाए। भारत जैसे विशाल देशों में यह कदापि संभव नहीं हो सकता। हाँ, छोटे देशों के लिए यह संभव जरूर है। ठीक है। तो भारत जैसे विशाल देश, अब हर मुद्दा पर अगर सबका हम लोग वोट लेने लगे तो पता चला कि हम लोग का साल भर जो है वो चुनाव में ही खत्म हो गया। तो लोग काम कम करेंगे, है ना। वोट के चक्कर में नोट गिनते रह जाएंगे, पता चला भारत से पैसा ही गायब, सब पैसा कहाँ खर्चा हो गया, तो वोट लेने के चक्कर।
या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना। पहला तरीका है कि जनता जो है, सभी जनता मिल करके क्या करे, अपना निर्णय दे वोट के माध्यम से। दूसरा तरीका क्या है कि जनता जो अपना प्रतिनिधि चुन ले और प्रतिनिधि क्या बनाए, उस कानून को बनाए। ये भी दूसरा तरीका है। तो भारत जैसे देश में क्या संभव है कि जनता जो है वो अपना प्रतिनिधि चुने और प्रतिनिधि क्या बनाए, नियम बनाए। ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि ठीक है, प्रतिनिधि तो चुनेगा जनता, लेकिन ये प्रतिनिधि कितना होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मनमाना प्रतिनिधि बन जाए किसी का। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद में। तो भारतीय संविधान में क्या स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून जो है वो कौन बनाएगी, संसद। और संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया है। किसी समाज में कानून कैसे है इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। तो यहाँ पे क्या देखना होगा हम लोग को कि संसद का गठन जो है वो एक विशेष प्रकार से किया जाता है। किसी समाज में कानून कैसे है इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना हो। मतलब वो जो कानून बना रहा है उसका क्या अधिकार है, उसको पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। मतलब संविधान अगर बोल रहा है कि संविधान बोल रहा है क्या कि संसद कानून बनाएगी, तो संविधान में तो लिखित होना चाहिए कहीं कि संसद जो है, संसद को यह अधिकार है कि संसद जो है वो कानून बनाएगी। नहीं तो लोग मानेंगे क्या। संसद के प्रतिनिधि अगर जाकर बोले कि हमको अधिकार है कि हम कानून बनाएंगे, यदि संविधान में ना लिखा हो तो लोग मानेंगे। हो सकता है कुछ पल के लिए लोग मान भी ले, लेकिन आने वाली पीढ़ी जब पढ़ी लिखी आ जाएगी तो लोग क्या कर जाएंगे, इनकार कर जाएंगे। तो संविधान में यह लिख दिया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि संसद कानून बनाएगी। संसद में कौन होंगे, तो जनता के प्रतिनिधि जो वोट से जीत करके आए, है ना, जनता के द्वारा चुने गए हैं। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। तो संविधान क्या है, वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। तो संविधान की सबसे पहला सरकार। अगर कोई पूछे कि सबसे ऊपर कौन, अगर हम रैंकिंग में बोले कि जनता और संविधान में सबसे ऊपर कौन, तो हम लोग बोलेंगे जनता। क्यों जनता, क्योंकि जनता संविधान की शक्ति का स्रोत है। ठीक है। अभी हम बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के बारे में बोल रहे हैं, संपूर्ण जनता के बारे में। तो सबसे ऊपर जनता, दूसरा संविधान। ठीक है। क्योंकि संविधान ही है जो तय करता है कि संसद कानून बनाएगा। ठीक है। और तीसरा में हम लोग बोल सकते हैं संसद। ठीक है। तो संविधान सबसे पहला सरकार बनाती है, फिर संसद का बारी, फिर सरकार का बारी है, फिर इसी तरह से होता है। संविधान का दूसरा काम क्या है, संविधान का दूसरा काम है यह स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। मतलब पहला काम हम लोग देखेंगे, क्या देखें कि संविधान का पहला काम क्या है कि बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध करना, जिससे लोगों के बीच में क्या हो, समन्वय और विश्वास पैदा हो। दूसरा काम क्या है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, उसका प्रोसीजर दिया गया है, सरकार कैसे ना। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अब संविधान का तीसरा कार्य क्या है कि सरकार जो है वो, तो जो संविधान है वो सरकार की शक्तियों पर क्या करती है, सीमाएं भी लगाती है। ये नहीं कि सिर्फ सरकार को ताकत देती है, सरकार का शक्ति पर सीमा भी लगा। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन है। अब हम लोग तय कर लिए कि पहला निर्णय, कोई नियम होना चाहिए, बुनियादी नियम जिससे लोगों में समन्वय और विश्वास पैदा हो। फिर दूसरा बात हम लोग तय कर लिए कि यह नियम को कौन बनाएगा, है ना। ठीक है। और फिर ये तय कर लेंगे कि ये नियम कौन बनाएगा, कौन निर्णय करेगा। किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वह कानून पूर्णतः उचित है।
अब नियम तो बन गया, लेकिन लोगों को लगा नहीं, हम लोगों ने उसे चुना था किसी और काम के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कानून बना दिया जो जनता के अहितकर है, तो इससे क्या होगा। ठीक है, इसी के लिए एक उदाहरण में दिया गया है कि आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते। तो कोई नियम बना लिया सरकार कि धर्म का पालन आप, ये धर्म का पालन आप नहीं कर सकते हैं, आप ये रंग का कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, किसी विशेष समूह धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह का नियम उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकेगी, या किसी खास रंग वाले लोग ही कुएं से पानी भरने की इजाजत दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्याय करेंगे, तो इतने सारे कानून बना देंगे जिसमें गीत गाने को आप स्वतंत्र नहीं है, दूसरों को सेवा करने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा, सरकार कभी भी अब मनमाने तरीके से आपको गिरफ्तार कर लेगी, तो आपको ये अटपटा कानून लगेगा लगेगा कहाँ फायदा हो गए, है ना। तो ये अनुचित है और अन्यायपूर्ण है। यद्यपि ये सभी कानून एक सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बने थे, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्याय पूर्ण बात रही है। और क्या बोल रहा है कि हो सकता है कि आपने तो सरकार चुन लिया ना, आपने अपने प्रतिनिधियों को चुन लिया, अब प्रतिनिधि क्या करते हैं, कभी कभी इतने तानाशाह हो जाते हैं कि वो एक तरह से जनता के विरुद्ध में फैसला कुछ ले डालते हैं। अब जनता के विरुद्ध जब फैसला ले डालते हैं तो उससे क्या होता है, लोगों का जो विश्वास है, जो समन्वय है, वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है ना। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है कि ये जो सरकार था वह भी एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बना था, क्योंकि उसको अभी जनता ने चुना था प्रतिनिधियों को, प्रतिनिधियों ने जाकर के सरकार बनाई। लेकिन सरकार जब कानून को बनाई तो इसके पीछे कुछ कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। अतः संविधान का तीसरा काम क्या है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो तीसरा काम क्या बोलता है, तीसरा काम बोलता है कि सरकार जो है वो अपना नागरिक पर लागू किया जाने वाला कानून उस पर कुछ सीमा लगाता है। ठीक है, मतलब सरकार हर चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और ये सीमा जो होता है सरकार पर वो इस रूप में मौलिक होता है, इस तरह से फंडामेंटल होता है कि सरकार जो है वो कभी उसका उल्लंघन नहीं करती, और अगर उल्लंघन बाय द वे कर भी दे तो जनता फिर आने वाले चुनाव में उसका समर्थन नहीं करेगी। हालांकि सरकार जो है वो उनके आप तीन अंग देखेंगे, और तीन अंगों में आप देखिएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों क्या करती है, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस, न्यायपालिका चेक एंड बैलेंस करती है। इसका मतलब एक दूसरे के काम को देखती है कि क्या विधायिका देखती है कार्यपालिका सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, और अगर सही ढंग से नहीं काम कर रहा है तो उस पर थोड़ा प्रतिबंध लगाती है कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, आप थोड़ा नया काम करें। कार्यपालिका भी खुद उसी तरह से विधायिका और न्यायपालिका पे नजर रखती है, न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पे नजर रखती है, और तीनों एक दूसरे का चेक एंड क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तीनों समान मिलकर के उन्हें सरकार का निर्माण करते हैं। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित है। संविधान क्या करता है, सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका क्या है, यह नागरिकों के बीच में हमारे मौलिक अधिकारों को अच्छा कर दिया। कोई भी सरकार कभी भी इनका इलेक्शन ना, ठीक है। तो मतलब कि सरकार को अगर सीमित करना है तो सरकार को सीमित कैसे करें, सरकार को सीमित करने का तरीका है कि भाई सरकार देखो ये कुछ नियम है जिसमें आप उल्लंघन नहीं कर सकते, तभी आप इसमें रोक टोक नहीं कर सकते। ठीक है, इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है। अगर इन अधिकार के बारे में देखें तो उसका वास्तविक स्वरूप और व्याख्या जो है, डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, वो क्या होता है
अलग अलग संविधान में बदलता रहता है, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार सब संविधान में पाए जाते हैं, है ना। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। सबसे बड़ा सीमा क्या है कि सरकार जो है वो मनमाने तरीके से नागरिकों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है, कौन सा कंट्री में, तो जहां पर संविधान है और संविधान का जहां पर मान्यता, ठीक है। कोई कोई देश होते हैं जहां पर संविधान तो है लेकिन मान्यता नहीं है संविधान, तो वहां संविधान होना या ना होना बात बराबर है। ठीक है, तो संविधान जो है वो सर्वमान्य होना चाहिए, तभी लोग उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। ठीक है? नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये सब जो स्वतंत्रता है वो हम लोग का मौलिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। अब क्या बोल रहा है कि ये मतलब ये जो कुछ नियम है, सरकार पर जो अंकुश लगाया गया है, जो सीमा लगाया गया है कि आप जो है वो इन नागरिकों के अधिकारों में आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। उनको व्यवहार में क्या किया जाता है, कभी कभी जब नेशनल इमरजेंसी लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, तब इसको सीमित कर दिया जाता है। तब आपको भाषण देने से रोक दिया जाएगा, अंतरात्मा की आवाज सुनने से रोक दिया जा सकता है, संगठन बनाने से रोक सकता है आपको, है ना। तो इस तरह के सिचुएशन में आप पर क्या किया जा सकता है, अंकुश लगाया जाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो हम लोग का मौलिक अधिकार क्या असीमित है, मतलब इस पर कोई रोक टोक नहीं है, तो नहीं, सीमित, ये सीमित है। कैसे सीमित है, जब राष्ट्रीय आपातकाल आएगा तब मौलिक अधिकार पर तो रोक लगा दिया जाएगा कि आप संगठन नहीं बना सकते हैं, अंतरात्मा की आवाज पर काम नहीं कर सकते हैं, आप भाषण की स्वतंत्रता को पालन नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको नेशनल ड्यूटी करना पड़ेगा, इस तरह का आपको 12 घंटा की जगह 14 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, इस तरह का भी नियम लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये लड़का का क्या कहना है सुनिए थोड़ा। वो तो इसका मतलब यह है कि पहले आप एक राक्षस बनाए, मतलब वो क्या बोल रहा है, सरकार का तुलना एक राक्षस से कर रहा है। बोल रहा है कि पहले आप राक्षस बनाए, फिर खुद को उससे बचाने की चिंता करें। मैं तो यही कहूंगा कि फिर इस राक्षस जैसे सरकार को बनाया है हो जाए। तो लड़का का भी क्वेश्चन जायज है। बहुत बढ़िया छोटू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला है। क्या बोला है कि आप सरकार बनाए, तो सरकार का मतलब क्या हो गया, राक्षस, और राक्षस से फिर खुद को बचाने की चिंता करें। तो भैया मेरे आप उस राक्षस को बनाए ही क्यों। लेकिन क्या इसका क्वेश्चन वैलिड है, हम लोग कर सकते हैं नहीं, क्योंकि सरकार जो है वो एक इम्पोर्टेंट संस्था है, क्योंकि नियम को बनाने के लिए जनता खुद काम नहीं कर सकती है। उस काम जो होते हैं वो अपने प्रतिनिधियों को द्वारा हम लोग करते हैं, है ना। जैसे देश का सुरक्षा का बात आएगा, कितना बजट होना चाहिए, अगर हर जनता को इसका अगर बोल दिया जाए कि आप अपने हिसाब से बजट तय कीजिए कितना देना चाहिए, तो कोई बोलेगा कि हमको तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर लेना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं, पाकिस्तान कितना भी हम लोग को बम गोली से मारे, हम लोग को चुपचाप रहना चाहिए क्योंकि हम लोग शांति प्रिय हैं, और फिर हम लोग को बुद्ध के जैसा शांति उपदेश देना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को सुरक्षा, शांति और विश्वास, तीनों चीज, है ना। तो हम लोग व्यवहार में हर चीज का फैसला खुद से नहीं ले सकते, तो हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, और प्रतिनिधि जो है वो सरकार का निर्माण करती है, और फिर जाकर के ये सरकार कार्य करती है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में हम लोग संविधान का 3 कार्य को देख लिए हैं कि संविधान का 3 कार्य क्या है, तो उसको एक बार कंक्लूड कर देते हैं। तो पहला हम लोग देखें कि संविधान क्या करता है कि बुनियादी नियमों का समूह तैयार करता है, जिससे कि लोगों के बीच में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे।
फिर दूसरा हम लोग देखें कि संविधान क्या है, वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बना, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि संविधान जो है वह निर्णय, एक समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, आप ये यह भी तय करती है कि अगर निर्णय लेने वाली शक्ति किसके हाथ में होगी तो उसका चुनाव का प्रक्रिया क्या है ना, उसको कैसे चुने। और तीसरा हम लोग देखें कि संविधान जो है वो सरकार पर सीमाएं भी लगाती है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि इसको और किस तरह से बेहतरीन बनाया जाए। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।